नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में दीक्षा पोर्टल पर अवेलेबल निष्ठा कोर्स के अंतर्गत आज हम निष्ठा कोर्स 10 का हिंदी वर्जन, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस सेशन के अंतर्गत आप सभी 3 सेट्स के आंसर इसमें देख सकते हैं और अपना स्कोर 20 आउट ऑफ 20 प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो इस कोर्स का टाइटल है विद्यालय आधारित आकलन निष्ठा कोर्स 10 मॉड्यूल 10। तो यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। पहला प्रश्न इस मॉड्यूल का, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इसका आंसर है दूसरे विद्यार्थी का। मीन्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका भी उत्तर आपका प्रथम विकल्प ही होगा। मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो इसका भी उत्तर पहला विकल्प ही है, कक्षा परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होगा, विवरणिका को आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो ये आंसर है आपका, विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों की उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो यहाँ पर है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, तो इसका भी उत्तर विकल्प नंबर 2 ही है, अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। तो ये विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मानदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर होगा, केवल एक ढांचा ऑब्लिक फ्रेम। तो ये इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला ही विकल्प सही होगा, शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड दैट इज पैरामीटर नहीं है? तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 2 आंसर होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की तरफ, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? तो इसका उत्तर होगा MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके लिए, नीचे विद्यालय आधारित आकलन MBA की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे 4 कथन आपको इस प्रश्न में मिलेंगे। आपका उत्तर होगा फर्स्ट और
4 मीन्स यहाँ पर विकल्प नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 प्रतिपुष्टि बढ़ाना। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके लिए है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा सभी पाठ्येतर क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः और यहाँ पे रिक्त स्थान है के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 उत्तर होगा विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। तो ये आपका उत्तर होगा विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा रूब्रिक द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंधित रखती हैं। अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपका उत्तर होगा माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। तो आपका विकल्प नंबर पहले आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उत्तर इसका होगा तीसरा विकल्प, यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना मीन्स विकल्प नंबर तीसरा इसका उत्तर होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। तो इसका पहला ही विकल्प उत्तर होगा एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। तो ये आपका विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है। तो उत्तर होगा इसका रूब्रिक। विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर होगा रूब्रिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये है आपके लिए, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है। तो यहाँ पे उत्तर होगा असंरचित निबंध। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है किस चीज़ की। तो यहाँ पे उत्तर होगा बृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है। तो इसका उत्तर होगा स्व आकलन। विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर है स्व आकलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि। उत्तर होगा यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं
चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। तो ये आपका विकल्प नंबर 2 उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर मूव करें तो ये अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रायोजन है। तो विकल्प नंबर 3 होगा इसका उत्तर, सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। तो ये विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो यहाँ पे विकल्प पहला ही उत्तर होगा, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। तो ये आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके लिए, अधिगम के लिए आकलन में स्वाकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। उत्तर होगा सक्रिय सहभागिता में विद्यार्थियों की सहायता करना। ये आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समाकलन, संबंध और मूल्यांकन की दक्षता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। तो उत्तर होगा रूब्रिक, पहला ही विकल्प इसका उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। तो उत्तर होगा स्वाकलन, विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए। तो उत्तर होगा बहुसाक्ष्य, आपका विकल्प नंबर 3 उत्तर होगा बहुसाक्ष्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। तो इसका उत्तर होगा दक्षता आधारित प्रश्न, इसका जो विकल्प नंबर 4 सही होगा, दक्षता आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। और एक और यहाँ पे कथन दिया है, हमें आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है और यह सहभागी है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो सही होगा, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर होगा, यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। ये आपका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो यहाँ पे होगा प्रायोगिक दक्षता, ये विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। तो यहाँ पे ये आपका विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान, ये विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से 2 कथन दिए गए हैं। इसमें है पहला कथन ये है, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कणा, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना। और इसी तरह से कोई यहाँ पे और दिया हुआ है, 2 कथन दिए गए हैं। तो आपका उत्तर सही होगा, वो होगा आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या भी है। तो ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पे अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। तो इसका उत्तर होगा, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में
से किसके बजाय योग्यताएं मिश्र श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर है प्रत्याय स्मरण एवं समझना, विकल्प नंबर 2 फिर से सही करो। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपके सभी प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा और ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है इसको कंप्लीट करना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। और इसके साथ साथ दोस्तों इस कोर्स को आपको 25 नवंबर तक इनरोलमेंट करना आवश्यक होगा और 30 नवंबर तक इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच for completing your course and getting certificate. Thank you so much.